नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गाइस में। हम मानसून देख रहे हैं। मानसून का आज जो कंसेप्ट देखेंगे वह है जेट स्ट्रीम से संबंधित कंसेप्ट। किस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है मानसून को लेके आती है और भारत में आसियान कंट्री हो या दक्षिण एशिया के 7 अफ्रीकी कंटिनेंट में बारिश कराती है। तो मानसून का जेट स्ट्रीम थ्योरी, इसी पे आज बात करेंगे हम। एक शब्द आ रहा है, पहले टॉपिक देख लीजिए क्या है। मानसून का जेट सिद्धांत। एक शब्द आ रहा है, ये है जेट। ये होता क्या है इसी को समझना है। जेट इंजन का नाम सुने होंगे, फाइटर जेट, जेट इंजन अर्थात तीव्र गति से चलने वाली पवन। जेट पवन क्या है पहले इसे समझ लेंगे आप, तो मानसून भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मॉडर्न कंसेप्ट है। देखिए, जो जेट है हवाएं या पवन तीव्र गति से चलती है। स्पीड कितनी रहती है इसकी? 500 किलोमीटर तक सेंटर में, बोलेंगे 500 किलोमीटर तक केंद्र में होती है। पुनः सेकेंड नंबर पे बोलेंगे इसकी गति शीत ऋतु में अधिक होती है। शीत ऋतु में गति अधिक है। थर्ड नंबर पे ग्रीष्म ऋतु में गति कम होती है, किलोमीटर में कम हो जाती है। अगर शीत ऋतु में बात करें 190 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है जेट स्ट्रीम? नॉर्मल हवाएं नहीं है, वायुमंडल में जो क्षोभ सीमा होती है, समतापमंडल है। वायुमंडल का एक स्तर होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद समतापमंडल, फिर आयन मंडल। तो बोलेंगे क्षोभ सीमा वह समतापमंडल, अर्थात जो क्षोभ सीमा है समतापमंडल है, इसमें चलती है ये। अर्थात 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा का पूरा क्या है मामला। हो रहा है मानसून का जेट सिद्धांत है। जेट होती क्या है? जेट पवनें होती है, तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं जो वायुमंडल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे बड़ी तीव्र गति से चलती है। ये पवनें दोनों ही गोलार्धों में चलती है। अगर डायग्राम से बताऊं मैं ऐसे करके, तो दोनों ही गोलार्धों में जेट स्ट्रीम चल रही है पवनें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही चलती है, बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी जेट पवनें चलती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे तीव्र गति से चलने वाली पवन है। और किस तरीके की पवन है? विसर्पित पवन है। विसर्पित मतलब सीधी नहीं चलती है, टेढ़े मेढ़े मार्ग पे ऐसे चलती है, विसर्पित ये है। नदी भी विसर्पित होती है, नदी भी मोड़ खाती है। ठीक इसी तरीके से ये पवन जेट स्ट्रीम भी है, तीव्र गति से मोड़ खाते हुए चलती है, विसर्पित पवन है। यहां पे लिख लेंगे आप विसर्पित, मीनांडर। तो विसर्प के रूप में चलती है, सांप के रूप में। नॉर्मल भाषा में समझिए, विसर्प मतलब सांप, मीनांडर ऐसे करके मोड़ लिया। तो दोनों ही गोलार्धों में चलती है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है। जब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप पहुंच जाएंगे धरातल से, तो आपको क्षोभ सीमा और उसके बाद समतापमंडल मिलते हैं, वायुमंडल का स्तर है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति कम हो जाती है। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम बड़ी तीव्र गति से चलता है। और जो जेट स्ट्रीम है इसके सेंटर में स्पीड कितनी हवाओं की? तो 500 किलोमीटर पर आवर है हवाओं की स्पीड होती है, तो पर आवर है। इसका मतलब है नॉर्मल हवाएं नहीं है जो धरातल पे क्षैतिज दिशा में चल रही है, वरण वायुमंडल अर्थात अधोमंडल, ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण इसे बोला जाता है कि ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवन है। इसकी खोज कब हुई? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम जो है या जेट प्रवाह
पवन, इसकी खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध। तो यूनाइटेड स्टेट के जो फाइटर जेट थे, अमेरिका के फाइटर जेट जो जापान में परमाणु बम गिराने जा रहे थे, जैसे ही 7 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो फाइटर जेट हैं प्रवेश किए वायुमंडल में ऊंचाई पे, उन्हें एक तीव्र गति से पवनों का सामना करना पड़ा। जो पवन था उसकी दिशा में, ये पवन है, इसकी दिशा में जो भी फाइटर जेट थे इनकी स्पीड 2 गुनी बढ़ जाती थी, और पवन के विपरीत दिशा में जो जेट है, जो भी फाइटर जेट जाते थे, इनकी गति आधी हो जाती थी, आधी से भी कम हो जाती थी। तो ऐसे पता चला कि ऊपरी वायुमंडल में एक तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जेट पवन है। वर्ल्ड के जितने भी जलवायु हैं, मौसम है, तापमान, वायु दाब, सभी को प्रभावित करती है जेट। अलग अलग प्रकार के जेट स्ट्रीम होती है, अर्थात जेट पवनें होती है। तो जेट पवनें देखिए किस तरीके से रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। पहले बोलेंगे ध्रुव जेट स्ट्रीम, ध्रुव क्षेत्र में जेट प्रवाह। फिर शीतोष्ण क्षेत्र में चलने वाली जेट प्रवाह। उष्णकटिबंध में जेट प्रवाह। और एक चलेगी स्थान स्तर पर चलने वाली जेट प्रवाह, स्थान जेट प्रवाह। तो जेट प्रवाह अलग अलग तरीके के हैं। ध्रुव के क्षेत्र में जेट प्रवाह, शीतोष्ण क्षेत्र में जेट प्रवाह चलने वाली पवनें, उष्णकटिबंध की जेट प्रवाह और स्थान स्तर पर चलने वाली जेट प्रवाह। चलते क्यों है? कोई भी पवन का एक ही कारण है चलने का, तापमान व वायु दाब में अंतर, तो धरातल पे तापमान वायु दाब में अंतर के कारण ही जेट प्रवाह चलते हैं ऊपर में। किस तरीके से चलेंगे? तो बोलेंगे विसर्पित रूप में चलती है, सीधे मार्ग पे ना चल के टेढ़ मेढ़ मार्ग पे चलती है। और इसका अधिकतम विकास कहाँ पे होता है? तो बोलना है आपको, अधिकतम विकास इसका 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे अधिकतम विकास होता है। अर्थात जो जेट है उसका तो ब्रांच होता ही है, काफी सारे ब्रांच शाखा आपस में मिलकर फिर से जेट बना लेते हैं। ये कभी शांत नहीं होने वाली पवन है, हमेशा चलने वाली पवन है। फिर भी इसका सबसे विकसित रूप, सबसे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट जो रहता है, ये वाला अक्षांश जो देखेंगे 30 से 35 डिग्री के अक्षांश पे सर्वाधिक क्या होता है, ये विकसित होता है। तो कौन सा है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे? ये शीतोष्ण जेट प्रवाह सबसे अच्छे रूप से विकसित होता है। इसकी गति ध्रुव से उष्णकटिबंध की ओर बढ़ती है। तो ध्रुव क्षेत्र से उष्णकटिबंध, ये ध्रुव क्षेत्र है, यहां से उष्णकटिबंध की ओर बढ़ रही है। और मैक्सिमम विकास कहां पे हो रहा है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे हो रहा है। तो ये है जेट स्ट्रीम के बारे में कि आप जब ऊपरी वायुमंडल में जाएंगे, एक तीव्र जो हवा है उसका सामना करना पड़ेगा, और तीव्र हवा का नाम है जेट प्रवाह। और ये जेट प्रवाह क्या करती है? एक तरीके का इंजन का काम करती है और मानसून पवनों को अपने साथ लेके आती है। मान लेता हूं कोई ऐसे करके एक जेट है, जेट पवन है ये, तो ये अपने साथ एक इंजन जोड़ेगी, अर्थात एक पवन को जोड़ ली है, वह है मानसून। तो जेट क्या कर रही है? अपने साथ मानसून को लेके आती है और वर्षा कराती है। यही कंसेप्ट है कि मानसून का जेट कंसेप्ट। तो आपको मानसून का जेट कंसेप्ट में ये बोलना है कि मानसून की 2 शाखाएं हैं। जो मेन में आप ये जो देख रहे हैं, ये तो उसका टाइप है ही है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जेट है। फिर भी मोटे तौर से 2 बोला जाता है। इसे बोला जाता है पश्चिम जेट और इसे बोला जाएगा पूर्वी जेट। पश्चिम जेट और पूर्वी जेट। तो पश्चिम जेट का कंसेप्ट है मानसून से संबंधित, या पूर्वी जेट इसका कंसेप्ट है। अर्थात ये दोनों ही जेट जो हैं मानसून पवनों को लेके आ रही है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार, ऐसा नहीं है कोई बोल रहे हैं पश्चिम जेट के कारण मानसून के द्वारा वर्षा हो रहा है, तो कुछ का कहना नहीं, जो मानसून के द्वारा वर्षा होता है एक्चुअली में पूर्वी जेट का देन है।
तो ये पहले तो जेट हमें समझना होगा, उसके बाद ही आप मानसून समझ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो क्या देखना है, मानसून का पश्चिम जेट सिद्धांत। पश्चिम जेट का सिद्धांत जो दे रहे हैं इन महोदय दे रहे हैं, आपको याद रखना है इन महोदय हैं। इनका कहना है कि शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। ये शीत ऋतु में होता क्या है, भारत है और इसके इस साइड में पूरा बेल्ट तिब्बत का है। जो जेट प्रवाह चलती है शीत ऋतु में, और ये पूरा इलाका माउंटेन है, हिमालय है, ऐसे करके जा रहा है। तो जो जेट रहती है, हमें पता है जेट, मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही गोलार्धों में चलती है, सर्कुलर रूप में चलती है, विसर्पित पवनें हैं। तो उसकी एक शाखा है शीतोष्ण, अर्थात शीतोष्ण क्षेत्र में चलने वाली जेट। इसका मैक्सिमम विकास 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे होता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे विकास अधिकतम होता है। तो पश्चिम जेट है, इसकी दिशा ऐसे रहती है, अर्थात ये हिमालय के दक्षिण से गुजरता है। शीत ऋतु में जो पश्चिम जेट है, बोलेंगे हिमालय के दक्षिण में रहता है। और जब हिमालय के दक्षिण में रहता है तो ये पूरा हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है। ये जो भी रहते हैं पूरा भारत, या ये पूरा क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उच्च दाब वाले क्षेत्र रहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में इन महोदय के अनुसार जो जेट रहती है हिमालय के दक्षिण से गुजरता है और 20 से 22 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो आती है, ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में स्थिति उल्टी हो जाती है। ये जो दिख रहा है आपको जेट प्रवाह, ये तिब्बत के पास, अर्थात बोलेंगे हिमालय के ऊपर और तिब्बत के ऊपर चला जाता है। यहाँ तक जो पूरा तिब्बत है तो इसके ऊपर में बह रहा है ऐसे करके। दो डायरेक्शन देखना है आपको, एक है शीत ऋतु में और एक है ग्रीष्म ऋतु में। ये शीत ऋतु में डायरेक्शन है, और ग्रीष्म ऋतु में जो जेट रहता है, ये वाला जेट हिमालय और तिब्बत को पार कर जाता है और भारत के उत्तर से गुजरता है। और इसकी दिशा जो पश्चिम जेट रहता है तो पश्चिम से पूर्व दिशा रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ही ये जेट तिब्बत को पार करता है, ये पूरा का पूरा इलाका क्या होता है, कम वायु दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। और उसके बाद पवनों को अपनी ओर खींचता है और उसी पवन से क्या होता है, वर्षा होती है। अर्थात जो बंगाल की खाड़ी होती है इसके आसपास में, इस साइड में पूरा आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। यहाँ पे कम प्रेशर का बेल्ट रहता है। जैसे जैसे स्ट्रीम हिमालय को और तिब्बत को पार करता है, वैसे वैसे पूरा भारत का उत्तरी हिस्सा क्या होता है, कम वायु दाब वाला क्षेत्र हो जाता है। जब कम दाब वाला क्षेत्र होता है, धीरे धीरे ये लो प्रेशर बेल्ट है इसमें स्थापित हो जाते हैं। पूरा क्षेत्र लो प्रेशर हो जाता है। पहले यहाँ होते हैं, फिर धीरे धीरे ये लेफ्ट हैंड की साइड जाते हैं। अर्थात अगर मैं मान लेता हूँ ये 80 डिग्री अक्षांश था, 90 डिग्री अक्षांश था, तो ये धीरे धीरे 80 डिग्री अक्षांश की ओर लो प्रेशर का बेल्ट मूव करता है। तो सिर्फ पश्चिम जेट के कारण ही जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बेल्ट है मूव कर रहे हैं। जैसे ही इनकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात पहले हिमालय के दक्षिण में जाते हैं तो पूरा हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। जैसे ही हिमालय को पार कर जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, पूरा का पूरा कम प्रेशर वाला बेल्ट बन जाता है। पहले ये कम दाब वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में रहता है, धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर बढ़ता है और पूरा पूर्वी भारत में, जिसमें पाकिस्तान भी इस साइड का हिस्सा है, तो कम प्रेशर वाला बेल्ट बन जाते हैं। ये पूरा राजस्थान, हरियाणा और सिंध, पाकिस्तान के पंजाब वाला पूरा बेल्ट जो दिख रहा है कम प्रेशर का क्षेत्र रहता है, पवनों को अपनी ओर खींचता है और बारिश करता है। तो पश्चिम जेट के कारण भारत में वर्षा हो रहे हैं, ये है इनका कहना। हमेशा याद रखना है आपको, पश्चिम जेट की बात कर रहा है, डायरेक्शन कैसे है तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और अगर इसके में इरेज कर दो एक बार फिर से,
तो डायरेक्शन एक बार फिर से देख लीजिए। ये डायरेक्शन है शीत ऋतु में, ये शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या दिखाना है आपको, तिब्बत के पार, ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट में पूर्वी जेट का कंसेप्ट जो कोटेश्वरम दे रहे हैं। तो भारत के महान जलवायु वैज्ञानिक हैं कोटेश्वरम। इनका है पूर्वी जेट से संबंधित कंसेप्ट, पूर्वी जेट का विचार, अर्थात ईस्ट जेट स्ट्रीम। कोटेश्वरम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूर्वी जेट के द्वारा भारत में वर्षा होती है। जो मानसून पवनें हैं एक्चुअली पूर्वी जेट के कारण विकसित होती है। और होते कैसे हैं वर्षा, तो वो तिब्बत के पठार को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। यहाँ पे देखना है हमको, ये पूरा तिब्बत है, ये भी याद करना है आपको। तिब्बत, तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और तिब्बत का पठार वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचे पठार है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर का तो पठार है ही है, साथ में हाइट कितना है 5 किलोमीटर, अर्थात ऐसा पठार है जो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो। तो इसको तो ठंडा रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कोटेश्वरम के अनुसार कि ग्रीष्म ऋतु जैसे आती है, जैसे ही गर्मी पड़ती है, पूरा का पूरा जो तिब्बत का पठार है ये हिट होने लगता है। तिब्बत का पठार क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है। अब इसके चारों साइड में क्या है, पर्वत है। अगर तिब्बत के पठार चारों साइड देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत है, काराकोरम दिखेगा आपको, तियानसान, नानसान जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, अर्थात चारों साइड से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। 5 किलोमीटर से भी अधिक हाइट के पर्वत हैं। तो तिब्बत का पठार गर्म हो जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो रहा है सूर्य की किरण के कारण, और ये हीटर बन जाता है। कैसे काम करेगा, एक हीटर का। जब हीटर बन गया तो होता क्या है, इसके साथ वाली वायु जो टच करने वाली है, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र में, अर्थात तिब्बत वाले क्षेत्र में जो वायु रहती है वो भी गर्म हो जाती है। गर्म होके ऊपर की ओर उठती है। जब ऊपर की ओर उठेगी वायु, ऐसे करके पूरा एक सर्कुलेशन में उठेगी, अर्थात मान लेता हूँ मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, ये वायु उठ रही है ऊपर की ओर। तो उठने के बाद क्या होता है, देखिए ऐसे करके सर्कुलेशन है। वायु गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के बाद क्या होती है, ठंडी हो जाएगी वो, और ठंडा होने के बाद भारी हो जाती है, फिर नीचे उतरेगी। यही वायु धीरे धीरे भारत के पूर्वी पठार की ओर बह रही है, अर्थात प्रायद्वीप पठार पे बह रही है। छोटा सा कंसेप्ट है, बस समझना है आपको कि पूरा का पूरा जो इनका कंसेप्ट है वह है तिब्बत के पठार को लेके, कि तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है तो वायु गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म होती है तो वायु एक वृत्ताकार रूप ले रही है, गोला गोला। अब 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है तो वायु धीरे धीरे गोला है, सर्कुलेट हो रही है, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडी होने के कारण भारी हो जाती है वायु, भारी होने के कारण नीचे आएगी, और यही वायु क्या है, भारत के प्रायद्वीप पठार से गुजर रही है। अब जैसे ही प्रायद्वीप पठार की ओर गुजरती है, फिर ये वायु क्या होती है, तो कार्योलिसिस फोर्स के कारण ऊपर की ओर चढ़ती है, फिर से धीरे धीरे हिमालय पर्वत के साथ में ऊपर चढ़ी, फिर से गर्म होने लग जाएगी। ये उपोष्ण जेट प्रवाह है। ये वाला पूर्वी जेट है और ये वाला उपोष्ण जेट अर्थात पश्चिम जेट हो गया। आप समझिए इस हिस्से को, ये वाला जो बह रहा हवा इसे पश्चिम जेट बोल रहे हैं, और ये वाला जो हुआ पवन इस तरीके से बह रही है, ये है पूर्वी जेट। तो एक ही पवन है, ये जो पवन उठी है तिब्बत के पठार से गोला गोला, इसके ही के दो हिस्से हैं, एक है पश्चिम जेट और एक है पूर्वी जेट। पश्चिम जेट ऊपर की ओर बह रहा है, पूर्वी जेट नीचे की ओर बह रहा है, और ये पूर्वी जेट जो बह रहा है अपने साथ वायुमंडल में सघनता, जो भी
बादल हैं, वर्षा है, धूल के कण हैं, उन सबको एकत्रित कर दे रही है एक साइड। अर्थात जो पूर्वी जेट है ये बहने के साथ ही क्या कर रही है, पूर्वी जेट जितने भी जल वाष्प है, धूल के कण, धूल या कण हो, उन सबको एकत्र कर रही है, ऊंचाई पे ले जाती है और फिर वर्षा कराती है। तो कुल मिला के कोई अलग से पवन नहीं है, बल्कि पहले से जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर में जो जलवाष्प की मात्रा है, धूल के कण है, इन सब को एकत्रित करने का काम पूर्वी जेट करता है। ये अपने साथ क्या कर रहा है, पूर्वी जेट इन सारे को ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि तो खुद जो जेट होते हैं 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलते हैं मैक्सिमम, इनका विकास हो रहा है 9 से 12 किलोमीटर। तो 9 से 12 किलोमीटर तक अगर किसी भी चीज को जलवाष्प को ले जा रहे हैं तो जलवाष्प क्या हो जाएगी, जलवाष्प का संघनन हो जाएगा। संघनन होने से क्या होंगे, वर्षा होगी, घनघोर वर्षा कराएगी। अर्थात 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे तो बहुत ज्यादा हो गया कि जलवाष्प ठंडी हो जाएगी, उसके नीचे ही जलवाष्प संघनन होने लग जाते हैं। लेकिन पूर्वी जेट क्या है, तीव्र गति से चलने वाली पवन है, तो जो भी जलवाष्प की मात्रा है प्रायद्वीप भारत में, उन सबको एकत्रित करती है एक जगह, ऊंचाई पे ले जाएगी, वर्षा कराएगी। साथ साथ में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से ये पूर्वी जेट गुजर रही है, ऐसे करके अपने साथ और आर्द्रता भी लेके आती है। और पवन कैसे रहता है, तिब्बत के पठार में ऐसे रहता है। तो ये वाला हिस्सा याद रखना है आपको, पश्चिम जेट है और ये वाला पूर्वी जेट है। तो पूर्वी जेट के द्वारा वर्षा होती है कोटेश्वरम के अनुसार, और पश्चिम जेट धीरे धीरे माउंटेन क्षेत्र से ऊपर की ओर चलने लगता है, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है, अर्थात पश्चिम जेट के रूप में फ्लो होने लगता है। तो भारत के ऊपर ही चला जाता है ये। तो रिजल्ट ये रहता है, उसमें उतनी आर्द्रता नहीं रहती है, वर्षा नहीं करता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर शीतकाल कर दे तो क्या होगा। अगर उल्टा कर दिया जाए तो शीतकाल में तिब्बत का पठार में बर्फ जमे रहते हैं, वो हीटर नहीं बन पाता है। जब हीटर नहीं बन पाता है तो वर्षा भी नहीं कर पाता है। अगर मैं ले लूं शीतकाल, शीतकाल में क्या होगा, तो पूरा जो तिब्बत का पठार, अगर ये मान लेता हूँ पूरा तिब्बत का पठार है, तो इस पे बर्फ जमे होंगे। जब बर्फ जमे होंगे तो वायु गर्म कैसे होगी, और वायु गर्म नहीं होगी तो पूर्वी जेट कैसे विकसित होगा। जब तक तिब्बत का पठार गर्म नहीं होगा पूर्वी जेट विकसित नहीं हो सकते। यही कोटेश्वरम बोल रहे हैं, जब तक पूर्वी जेट विकसित नहीं होंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। तो शीतकाल में वर्षा ना होने का कारण है कि तिब्बत का पठार ठंडा होता है, उस पर बर्फ जमे रहते हैं। जैसे जैसे धीरे बर्फ पर गलने लगते हैं, ये बर्फ होगी पिघलेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे गर्मी आने लगते हैं, और मार्च के बाद धीरे धीरे बर्फ पिघलते हैं, और अप्रैल तक पूर्वी जेट विकसित हो जाता है धीरे धीरे, और भारत के ऊपर से गुजर रहा है, बंगाल की खाड़ी से गुजर रहा है, आर्द्रता लेके आ रहा है एक साथ में, जो भी जलवाष्प है उसको संग्रहित कर रहा है, वर्षा करा रहा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो यही है आपका कोटेश्वरम से संबंधित विचार, पूर्वी जेट से संबंधित, पश्चिम जेट से संबंधित। अदरवाइज इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, फिर भी आपको छोटा सा समझना होगा। हाँ, पश्चिम जेट से वर्षाएं हो रही है और पूर्वी जेट से वर्षाएं हो रही है। पश्चिम जेट से कहना है ईन का, पूर्वी जेट से कहना है कोटेश्वरम का। पूर्वी जेट कैसे विकसित हो रही है, तो तिब्बत के पठार से विकसित हो रही है। पश्चिम जेट कैसे विकसित हो रही है, तो शीतोष्ण क्षेत्र से विकसित हो रही है। जो जेट है उसके कई सारे ब्रांच रहते हैं, पूर्वी जेट है, पश्चिम जेट है, ध्रुव क्षेत्र में चलने वाली जेटें हैं, स्थान स्तर पर चलने वाली जेट हैं, इसके अलावा समताप मंडल पर भी चलने वाली जेट है। जेट अलग अलग ब्रांचों में बटी रहती है, बाद में सारे ब्रांच एकत्र हो जाते हैं। कंक्लूजन देखिए एक बार, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये हो गया आपके पश्चिम जेट,
दिशा देखिए किस साइड से है, पश्चिम से है, और इस साइड होगा पूर्वी जेट। मोटा मोटी दो में, पश्चिम जेट या पूर्वी जेट, दो भागों में आपको जेट को बांट देना है। और भी समझना है तो पृथ्वी करिए, इसका ध्रुव है ऐसे करके, एक सेक्शन ले लीजिए ध्रुव, ये वाला सेक्शन है ध्रुव, इसके चारों ओर विसर्पित पवने हैं और टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होगा ऐसे करके। मान लेता हूँ ये वाला भाग कट जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग कट गया, विसर्पित हो गए, नीचे और विसर्पित होगा और विसर्पित होगा ऐसे करके। बाद में सारा विसर्पण मिलके ये सब क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, फिर से सीधा हो जाएगा, फिर से कैसा होगा, सीधा हो जाएगा। नदी है, नदी बह रही है तो कहीं ना कहीं से कट जाती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है, कटा हुआ हिस्सा झील बना लेता है। ठीक इसी तरीके से विसर्पित पवन है, अगर ये वाला अधिक विसर्पित हो जाए ऐसे विसर्पित होगा, और अधिक विसर्पित हो जाए तो ऐसे विसर्पित होगा। ये कम विसर्पित है, अधिक विसर्पित, पुनः ये अधिक विसर्पित, बाद में सारा विसर्पित मिल जाए तो ऐसे करके एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो यही है जेट स्ट्रीम से संबंधित विचार। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए टू डू वाइस में।